हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है और उस जनरेटेड इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है दूसरे चैम्बर्स तक। तो इसके बाद हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, कोरोनरी सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर और लास्ट में हम देखेंगे ईसीजी। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट तो है द रिदमिक कंट्रक्शन। रिदमिक मीन साइक्लिक कंट्रक्शन ऑफ हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय इस इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम। तो इसमें वो बता रहा है कि जो साइक्लिक कंट्रक्शन ऑफ हार्ट, जो हार्ट की साइक्लिक कंट्रक्शन है, मीन बारी बारी पे जो हार्ट के चैम्बर्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं इंट्रिंसिक कंट्रक्शन सिस्टम। अब हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है। तो जो इंट्रिंसिक सिस्टम ऑफ हार्ट होता है ना, ये हार्ट का अपना बिल्ड किया हुआ इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट की हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने में और उनको कंडक्ट करने में। तो दिस सिस्टम मेक्स द हार्ट बीट ऑटोमेटिकली। जो ये सिस्टम होता है ना, ये हार्ट की जो बीट होती है वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एस ए नोड। एस ए नोड मीन सैनो एट्रियल नोड। ये जो सैनो एस ए नोड है, सैनो एट्रियल नोड है, ये हार्ट के ऐसे समझ लें पेस मेकर है। और जो पेस मेकर होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। मीन हमारा हार्ट जो है ना वो पंप तो करता है, तो पंप में उसमें ना कंट्रक्शन भी होती है और रिलैक्सेशन भी होती है। जो हार्ट के मसल की कंट्रक्शन होती है वो क्यों होती है, किस तरह होती है, कौन सिग्नल देता है। तो सिग्नल देने वाला जो सिस्टम है ना, वो हार्ट का एक अपना सिस्टम है, खुद का अपना बनाया हुआ। उसे कंट्रोल भी खुद करता है और प्रोड्यूस भी खुद करता है। तो हार्ट पर एक सबसे पहले होता है एस ए नोड, सैनो एट्रियल नोड। ये देख लें, सैनो एट्रियल नोड। ये जो ना हार्ट का नेचुरली पेस मेकर होता है, पेस मेकर होता है जो इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को अबाउट 7 to 80 बीट्स पर मिनट। मीन 1 मिनट में 70 से 80 बीट्स हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इसके बाद है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। ये जो नोड होते हैं ना, ये जो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट हुई थी, तो ये जो नोड होते हैं ना, उन जनरेटेड इम्पल्सेस को कंडक्शन में डिलेस करते हैं ताकि सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट हो। ऐसा ना हो कि जैसे ही वो इम्पल्सेस जनरेट हुई सीधा वेंट्रिकल के पास चली जाएं तो एट्रिया भी कंट्रैक्ट हो जाए, एट अ टाइम वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट हो जाए। तो ये जो नोड होते हैं ना, ये उन इम्पल्सेस की कंडक्शन में डिलेस कर देते हैं ताकि सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट हो। उसके बाद है बंडल ऑफ एच आई एस या ए वी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये कंडक्ट करते हैं जो हमारे पेस मेकर है ना हार्ट के, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट की थी, उनको कहाँ तक पहुंचाता है, फ्रॉम एवी नोड टू वेंट्रिकल्स। तो जैसे ही हमारे एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो बंडल ऑफ एच आई एस हैं वो उन सिग्नल को भेज देगा वेंट्रिकल तक ताकि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए। इसके बाद है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये करते हैं कैरी द इम्पल्सेस डाउन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये उन इम्पल्सेस को लेके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास परकंजेस फाइबर्स। ये क्या करते हैं, स्प्रेड इम्पल्सेस टू वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम काजिंग कोऑर्डिनेटेड कंट्रक्शन। तो ये ले जाता है उनको वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम तक ताकि कोऑर्डिनेटेड कंट्रक्शन हो। कोऑर्डिनेटेड कंट्रक्शन मीन सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे, उसके बाद ही वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे। दिस सिस्टम मीन इंट्रिंसिक सिस्टम, इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम ensures the atria contract before the ventricles allowing efficient pumping। ये जो सिस्टम है इंट्रिंसिक सिस्टम है, ये इंश्योर करता है कि सबसे पहले हमारे एट्रिया कंट्रैक्ट हों, फिर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो जाके वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करवाएं ताकि जो हमारा हार्ट का पंपिंग सिस्टम है वो एफिशिएंट काम करे, एफिशिएंटली वर्क करे। ये था हमारे पास इंट्रिंसिक सिस्टम ऑफ हार्ट। इंट्रिंसिक सिस्टम दोबारा सुन लें,
कि ये हार्ट का एक अपना बिल्ड किया हुआ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता। हार्ट खुद ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, उनको कंडक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट हो, उसके बाद ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन है इंट्रिंसिक सिस्टम का कंट्रोल रेट एंड सीक्वेंस ऑफ हार्ट मसल। एक तो ये सिस्टम हार्ट किस रेट से पंप करे उसको कंट्रोल करता है, दूसरा सीक्वेंस हार्ट मसल की जो कंट्रक्शन है उसकी सीक्वेंस को भी कंट्रोल करता है ताकि किस सीक्वेंस से हार्ट के मसल्स कंट्रैक्ट हों। मीन ये इंश्योर करता है कि सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्ट हो, उसके बाद ही वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो। इसके बाद हमारे पास है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। अब सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट रेट क्या होती है। हार्ट रेट इज द बीट्स पर मिनट, मीन हार्ट रेट, हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार कंट्रैक्ट होता है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं। तो ये नॉर्मली 72 बीपीएम होती है। और इसके बाद है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम, एसवी, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है हमारे पास जो एक बीट में एक वेंट्रिकल जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को सिंपली देख लें कि एक वेंट्रिकल एक बीट में जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जैसे हमारे पास हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये एक बीट में तकरीबन 70 ml जो है ना वो ब्लड पंप करता है, तो ये तकरीबन स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 70। तो एक बीट में एक वेंट्रिकल जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो नॉर्मली जो हमारे पास कार्डियक आउटपुट होती है वो 5 लीटर पर मिनट होती है। ये देख लें कि एक मिनट में हमारा ब्लड जो हार्ट है वो तकरीबन 5 लीटर ब्लड पंप करता है सिर्फ एक मिनट में। अब इसके बाद देखते हैं जो फैक्टर कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीलोड, मीन वेनस रिटर्न, जितनी वेनस रिटर्न होगी उतना कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। आफ्टर लोड मीन रेजिस्टेंस एंड आर्टरीज, अगर आर्टरीज वगैरह में कोई ब्लॉकेज है तो उसे आफ्टर लोड। अब लास्ट में हमारे पास है कंट्रैक्टिलिटी, मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रक्शन। इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो किस स्ट्रेंथ के साथ, आया कि फुल स्ट्रेंथ के साथ कंट्रैक्ट हो रहे हैं या वीक स्ट्रेंथ के साथ। तो ये भी कार्डियक आउटपुट की कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी। तो हार्ट एक हमारे पास था इंट्रिंसिक सिस्टम, अब दूसरा है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सिस्टम। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं ताकि हमारा हार्ट जो है ना वो एफिशिएंटली वर्क करे। इंट्रिंसिक तो हमने पढ़ा था, ये हार्ट का अपना एक ओन बिल्ट सिस्टम होता है जिसमें हमारा हार्ट खुद ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है और उनको डिलीवर करता है। अब एक्सट्रिंसिक सिस्टम को हम देखते हैं कि ये क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सिस्टम होता है ना, ये एक एक्सटर्नल कंट्रोल सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है हार्ट की एक्टिविटी को। तो इसमें मेनली हमारे पास आ जाते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और हार्मोन। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स एक्सटर्नली हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ये हमारी बीट खुद नहीं बनाते, इट कैन नॉट मेक द हार्ट बीट बट कैन इंक्रीज और डिक्रीज हार्ट रेट। ये हमारे हार्ट की बीट नहीं बनाते बल्कि ये या तो हार्ट की बीट को इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। कौन कौन से? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज करता है हार्ट रेट को एंड फोर्स ऑफ कंट्रक्शन। जो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मीन एएनएस का, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, जैसे वेगस नर्व हो गई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ये डिक्रीज करती है हार्ट रेट को। हार्मोनल कंट्रोल, दो हार्मोन है, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और कंट्रैक्टिलिटी को भी। थायराइड हार्मोन्स हो गए, ये भी कार्डियक एक्टिविटी में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर भी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा एज, एक्सरसाइज, इमोशंस,
एंड आयनिक बैलेंस ई.जी. पोटाशियम कैल्शियम अफेक्ट हार्ट फंक्शन। इसके बाद है करोनरी सर्कुलेशन। हमारा हार्ट एक तो ब्लड को पंप करता है और बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, दूसरा हमारे हार्ट को काम करने के लिए खुद भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम करोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। डायग्राम में इसको देखते हैं कि ये जो अयोर्टा है इसकी बेस से, मीन ये वाली बेस हो गई, अयोर्टा की बेस से करोनरी आर्टरीज, लेफ्ट करोनरी आर्टरीज एंड राइट करोनरी आर्टरीज निकलती है। जो राइट करोनरी आर्टरी है वो राइट पोर्शन को वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करती है, और जो लेफ्ट करोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करती है। इसके अलावा तो ये था हमारे पास करोनरी सर्कुलेशन। तो इसमें हमने देखा है कि अयोर्टा की बेस से एक तो लेफ्ट करोनरी आर्टरी निकलती है और दूसरी निकलती है राइट करोनरी आर्टरी। लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करती है और राइट वाली राइट साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करती है। इसके बाद है करोनरी वेन्स। जो हमारे पास करोनरी वेन्स होती है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करोनरी वेन्स से लेकर करोनरी साइनस तक पहुंचाती हैं। मीन ये तो होगी हमारे पास करोनरी आर्टरीज। इसके साथ साथ करोनरी वेन्स भी होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर करोनरी साइनस तक पहुंचाती है। और करोनरी साइनस कहाँ पे जाके खुलता है? करोनरी साइनस खुलता है राइट एट्रियम में। तो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डिलीवर कहाँ गया? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर सीधा लंग्स में जाएगा जहाँ से वो ऑक्सीजन लेगा। इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो can cause ischemia. Ischemia mean low oxygen level in the blood, can cause angina or myocardial infarction mean heart attack. The force of blood, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देंगे। द फोर्स ऑफ ब्लड एक्सल्टेड एट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल्स पर जो हार्ट की फोर्स एक्सल्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। द हार्ट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर थ्रू रिदमिक कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब सबसे पहले है कि सिस्टोलिक प्रेशर। जो आर्टरीज की वॉल्स होते हैं उस पे हम जो ब्लड का प्रेशर है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये ब्लड प्रेशर मेजर होता है इनटू mm ऑफ Hg। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मीन जब हमारे वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और ये नॉर्मल होता है 120 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हमारे वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं। तो जब हमारे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो वो प्रेशर कम होके तकरीबन 80 तक आ जाता है, 80 mm ऑफ Hg। तो हमारा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है 120/80 mm ऑफ Hg। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड वेस्कुलर टोन मेंटेन्स एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ टिश्यूज। मीन अगर हमारा हार्ट रेट प्रॉपरली काम कर रहा है तो हमारे टिश्यूज़ को प्रॉपरली ऑक्सीजन डिलीवर हो पाएगी। इसके बाद है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईकेजी। ईसीजी में हम देखते हैं कि हमारा हार्ट किस तरह काम करता है, किस तरीके से काम कर रहा है। ईसीजी मेनली ये रिप्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव की सूरत में। जैसे ही हम ईसीजी रिकॉर्ड मशीन से निकालते हैं तो उस पर ना वेव बनी होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा हार्ट किस तरह से कंट्रैक्ट हो रहा है या किस तरह से रिलैक्स हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट वो रिप्रेजेंट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ईसीजी रिकॉर्ड होती है। उसमें जो पी वेव होती है वो किसको ज़ाहिर करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को। क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है वो ज़ाहिर करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। टी वो वेव होती है वो ज़ाहिर करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। Abnormalities in ECG help diagnose arrhythmias, myocardial infarction and conduction disorders। तो ये एक हमारे पास टेस्ट होता है जिसे हम हार्ट की डिजीज़ या डिसऑर्डर को चेक करने के लिए करवाते हैं कि आया कि हमारा हार्ट सही तरीके से काम कर रहा है या इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह हमारा हार्ट काम करता है, कार्डियक आउटपुट क्या होती है, करोनरी सर्कुलेशन किस तरह से होती है, और लास्ट में हमने देखा है ब्लड प्रेशर क्या होता है।